मेरा नाम काव्या है। लोग मुझे एक शांत और सुलझी हुई लड़की के रूप में जानते हैं, लेकिन इस शांति के पीछे संघर्ष और आंसुओं का एक लंबा इतिहास है। मैं एक बेहद संस्कारी, साधारण और इज्जतदार परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, तभी एक भयानक हादसे में मेरे माता-पिता का साया मेरे सिर से उठ गया था। उस उम्र में, जब बच्चों को दुनिया की समझ भी नहीं होती, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन ईश्वर ने मुझे अनाथ नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे बड़े भाई को मेरे पास भेजा था। मेरे बड़े भाई का नाम माधव था। वह मुझसे पूरे 8 साल बड़े थे। माता-पिता के जाने के बाद माधव भैया ने अपनी कम उम्र के बावजूद पिता का दायित्व अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी इच्छाएँ और अपनी पूरी जवानी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भविष्य को सँवारने में लगा दी। वह मेरे लिए सिर्फ़ एक भाई नहीं थे, वह मेरी माँ की ममता भी थे और पिता का साया भी। दिन-रात मेहनत करके वह घर चलाते और मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते। कई बार वह शाम को जब काम से लौटते तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। उनकी कमीज पसीने से तर होती और आंखें नींद से भारी। लेकिन जैसे ही मैं दौड़कर उनके पास जाती और मुस्कुराकर उन्हें देखती, उनके चेहरे की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। एक शाम जब वह थक कर सोफे पर बैठे, मैं उनके लिए ठंडे पानी का गिलास लेकर आई। उनके पास बैठते हुए मैंने उनके पैरों को दबाना शुरू किया और भावुक होकर कहा, भैया आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ। अब आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आप कब तक अकेले इस तरह पसीना बहाते रहोगे? अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। भैया हमेशा मेरी इस बात पर मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। लेकिन मेरी बार-बार की जिद और अपनों के दबाव के आगे आखिरकार उन्होंने हाँ कह दी। हमारे ही मोहल्ले में रहने वाली एक बेहद सुशील और संस्कारी लड़की से उनका रिश्ता तय हुआ, जिनका नाम था कृतिका। कृतिका भाभी के हमारे घर में कदम रखते ही जैसे उजाला हो गया। उन्होंने कभी मुझे अपनी ननद नहीं समझा। पहले ही दिन से उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह गले से लगाया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन भाभी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह कम साधनों में भी घर को इस तरह सँवार कर रखती थी, आने वाले कभी हमारी तंगी का एहसास नहीं होता था। आवाज़ें दिन बीतते गए, मैं यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, लेकिन घर के हालात धीरे-धीरे बिगड़ने लगे थे। हमारी पुरानी पुश्तैनी हवेली नुमा घर की छत अब बरसात में टपकने लगी थी। उसकी मरम्मत कराना बेहद ज़रूरी था, वरना कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही मेरी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। एक रात करीब 12 बजे मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी। तभी मुझे भैया के कमरे से धीमी-धीमी बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। भैया भाभी के पास बैठी थी और उनके माथे पर हाथ रखकर पूछ रही थी, माधव आप पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है मुझे बताइए? क्या मैं आपकी अर्धांगिनी होकर भी आपका दुःख नहीं बाँट सकती? भैया ने एक ठंडी सांस ली और बोले, कृतिका बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। काव्या की यूनिवर्सिटी की फीस जमा करनी है, घर की छत की मरम्मत का काम रुका हुआ है, ऊपर से इस महीने मोहल्ले वालों की कमेटी का पैसा भी मुझे ही संभालना है। सब लोग मुझ पर भरोसा करके हर महीने पैसे जमा करते हैं। इस बार जिसकी कमेटी है उसे समय पर पैसे नहीं मिले तो मेरी ईमानदारी पर आँच आ जाएगी। दरअसल मोहल्ले के लोग भैया की ईमानदारी के कायल थे। सब लोग अपनी बचत के पैसे भैया के पास कमेटी के रूप में जमा करते थे और हर महीने लॉटरी के जरिए जिसका नाम निकलता उसे भी रकम सौंप दी जाती थी। भाभी ने भैया का हाथ थामते हुए कहा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं कल से ही मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती हूँ। इससे जो भी पैसे की आमदनी होगी उसे घर के खर्चों में मदद मिल जाएगी। लेकिन भैया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं कृतिका इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं पुरुष हूँ, मेरा कर्तव्य है घर चलाना, तुम बस घर संभालो और काव्या का ध्यान रखो। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। भैया ने भले ही भाभी को तसल्ली दे दी थी, लेकिन उनके चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। और फिर वह मनहूस दिन आ गया, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह काँप जाती है। उस महीने कमेटी की एक बड़ी रकम भैया के पास इकट्ठा थी। अगली सुबह वह पैसा उन व्यक्तियों को सौंपा जाना था जिसका नाम निकला था। लेकिन सुबह होते ही जो हुआ उसने हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। भैया के लॉकर से सारे पैसे गायब थे। पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। जिन लोगों ने भैया को हमेशा भगवान की तरह पूजा था, वे आज उन्हें चोर और धोखेबाज कहने लगे। भैया ने सबको बहुत सफाई दी, उन्होंने हाथ जोड़े, अपनी बेगुनाही की कस्में खाईं, लेकिन किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। लोग हमारे घर के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे, उस बेइज्जती को भैया सहन नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन रात के 2 बज चुके थे, लेकिन भैया घर नहीं लौटे थे। मैं आंगन में बैठी भाभी का हाथ पकड़कर रो रही थी। भाभी भैया अभी तक क्यों नहीं आए? उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। भाभी के खुद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, लेकिन वह मेरे आंसू पोंछते हुए कह रही थी, काव्या शांत हो जाओ, तुम्हारे भैया आ जाएंगे, शायद किसी काम से रुक गए होंगे। उस पूरी रात हमारी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। अगली सुबह एक साइकिल वाले ने आकर हमारे आंगन में एक खत फेंका। भाभी ने कांपते हाथों से वह खत उठाया। खत पर भैया की लिखावट थी। भाभी ने रोते हुए मुझसे कहा, काव्या देख तेरे भैया का खत है। मैंने तुरंत खत लिया और कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मैं अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे मोहल्ले में मुझे चोर कहा जा रहा है। जिन लोगों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही आज मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं यह शहर और यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ।
तुम दोनों का बोझ उठाते उठाते मैं थक चुका हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। खत खत्म होते ही कागज़ मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जो भाई मुझसे इतना प्यार करता था, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, वह हमें इस तरह अकेला छोड़कर जा सकता है। भैया के जाने के बाद मोहल्ले वालों के तेवर और कड़े हो गए। लोग हमारे घर के बाहर से गुजरते हुए थूकते और कहते, देखो चोर की बहन और पत्नी जा रही है। सबको पैसा सबका पैसा लेकर ऐश कर रहा होगा कहीं। भाभी इस सब के बाद बिल्कुल बदल गई थी। वह घंटों अपने कमरे में खामोश बैठी रहती थी। उन्हें किसी से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद भाभी के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, काव्या कल से मेरे लिए रोज 2 किलो ताजे फल लेकर आया करो। मैंने हैरानी और गुस्से में भाभी की तरफ देखा। भाभी, घर में दाल चावल खरीदने के पैसे नहीं है, लोग गलियों में हमें चोर कह रहे हैं और आपको फलों की चिंता हो रही है। भाभी ने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। अगर मैंने फल नहीं खाए तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। मैंने अपना गुस्सा थूक दिया और उनकी बात मान ली। मैंने तुरंत अपने लिए एक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ली। मैं सुबह काम पर जाती, दिन भर मेहनत करती और शाम को लौटते समय भाभी के लिए फल खरीद कर लाती। लेकिन भाभी का रहस्य गहराता जा रहा था। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह घंटों उस कमरे के अंदर रहती थी। दरवाजा हमेशा अंदर से बंद रहता था। मोहल्ले की औरतें मुझे रास्ते में रोककर कहती थी, काव्या तेरा भाई तो भाग गया, अब तो इस पराई औरत का बोझ कब तक उठाएगी, इस घर से निकाल दे। लेकिन भाभी हमेशा कहती थी, यह मेरे पति का घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी भाभी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो, कभी बर्तन टूटने की आवाज आती, तो कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आहट। मैं दरवाजे के पास जाकर कान लगाती, लेकिन अंदर से सिर्फ सिसकियों और बर्तनों की घिसटने की आवाजें आती थीं। मेरा डर अब शक में बदलने लगा था। एक शाम जब मैं थककर घर लौटी, मेरे हाथ में हमेशा की तरह फलों का थैला था। जैसे ही मैं आंगन में पहुंची, भाभी अपने कमरे से तेजी से बाहर आई। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। उन्होंने सीधे मेरे हाथ से थैला छीना और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी अचानक कमरे के अंदर से कोई बहुत भारी चीज गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान जमीन पर गिरा हो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने जाकर दरवाजा पीटा, भाभी दरवाजा खोलिए, अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ घंटों बाद जब भाभी बाहर आई, तो उनका हुलिया देखकर मैं डर गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थीं और उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भारी बोरे या किसी इंसान को अपने कंधे पर उठाकर लाई हों। अगले दिन जब मैं काम पर जा रही थी, तो पड़ोस की चाची ने मुझे रोक लिया। उन्होंने इधर उधर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, काव्या बेटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कल रात जब मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली गली से गुजर रही थी, तो मैंने कृतिका के कमरे की खिड़की से अंदर एक काला साया देखा। मुझे लगता है उसने कमरे में किसी गैर मर्द को छुपा रखा है। उनका यह कहना मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गया। मैं उस दिन नौकरी पर तो गई, लेकिन मेरा दिमाग मशीन की तरह सिर्फ उस घर के उस बंद कमरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। शाम को मैं जल्दी घर लौटी। मैंने हमेशा की तरह भाभी को फल दिए। जैसे भी कमरे में गई, मैंने अपनी चप्पलें उतारी और नंगे पैर घर के पीछे वाली गली में चली गई। कमरे की खिड़की पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बहुत धीरे से अखबार का एक कोना फाड़ा और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें हलक में अटक गई। कमरे के एक कोने में एक फटे हुए गद्दे पर एक बेहद कमजोर पीला पड़ चुका आदमी लेटा हुआ था। उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। जब मैंने गौर से देखा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं, मेरे अपने माधव भैया थे। भाभी उनके पास बैठी थी। वह रोते हुए उन फलों के छोटे छोटे टुकड़े करके भैया के मुंह में डाल रही थी। वह भैया के सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, माधव आप हिम्मत मत हारिए, देखिए मैं आपके लिए फल लाई हूँ। हमारी काव्या नौकरी करने लगी है, वह बहुत समझदार हो गई है, आप जल्दी ठीक हो जाइए। यह देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं भागती हुई घर के अंदर आई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। भाभी दरवाजा खोलो, मुझे सब पता चल गया है। भैया अंदर है, दरवाजा खोलो। भाभी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। मैं उन्हें धक्का देकर सीधे भैया के पास जाकर गिर पड़ी। मैंने भैया के बेजान पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भैया आप यहाँ हैं, आप हमें छोड़कर नहीं गए थे, फिर ये वह खत क्यों लिखा, आप इस हालत में कैसे पहुंचे। भैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी दोनों टांगें पूरी तरह से बेजान हो चुकी थीं। भाभी ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों बहनों के आंसुओं से एक दूसरे के कंधे भीग गए। भाभी ने रोते हुए सच बताना शुरू किया। काव्या, उस रात जब तुम्हारे भैया कमेटी के पैसे लेकर घर आ रहे थे, तो रास्ते में उनके सबसे पक्के दोस्त राघव ने उन्हें रोका। राघव ने कहा कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे भैया ने मना कर दिया कि यह पैसे मोहल्ले वालों के हैं। तब राघव ने चालाकी से भैया को पानी में कोई नशीली दवा पिला दी। भैया वहीं बेहोश होकर गिर गए। राघव सारे पैसे लेकर भाग गया और भैया को सड़क किनारे एक सुनसान खाई में फेंक दिया। भाभी ने आगे बताया, अगली सुबह मुझे अस्पताल से फोन आया। मैं वहां पहुंची तो भैया आईसीयू में थे। डॉक्टर ने कहा कि खाई में गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैरों की नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। वह शायद कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। जब भैया को होश आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह इस अपाहिज शरीर के साथ समाज का सामना नहीं कर सकते। सब उन्हें चोर समझ रहे हैं और वह अपनी बहन का भविष्य बर्बाद करना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे जबरदस्ती वह झूठा खत लिखवाया।
ताकि दुनिया उन्हें चोर समझकर भूल जाए और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। भाभी ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं अपने पति को अस्पताल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। जिस दिन तुम नौकरी पर गई थी, मैं एक प्राइवेट एम्बुलेंस करके उन्हें चुपचाप इस कमरे में ले आई। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी खुराक और फल मिले तो इनके पैरों में जान वापस आ सकती है। लेकिन मैं तुमसे रोज फल मंगवाती थी, मोहल्ले वालों ने मुझे कलंकनी समझा। तुमने मुझ पर शक किया, लेकिन मैं अपने सुहाग को बचाने के लिए सब कुछ सह गई। भाभी की बातें सुनकर मेरे मन से उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। मैंने भाभी के हाथ थामे और कहा, भाभी आप देवी हैं। अब तक आपने ये बोझ अकेले उठाया, लेकिन अब नहीं। अब हम दोनों मिलकर भैया को ठीक करेंगे और उस असली चोर राघव को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। अगले ही दिन मैं और भाभी भैया के दोस्त राघव की तस्वीर और सारे दस्तावेज लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां के बड़े पुलिस अधिकारी को हमने पूरी सच्चाई बताई। भाभी ने रोते हुए कहा, सर मेरे पति बेकसूर हैं, असली गुनहगार राघव है, जिसने मेरे पति की यह हालत की और पैसे लेकर भाग गया। पुलिस अधिकारी संवेदनशील थे। उन्होंने तुरंत मामला दर्ज किया और राघव की तलाश में टीमें रवाना कर दी। दिन बीतते गए। मैं और भाभी सुबह उठकर भैया की मालिश करते, उन्हें दवा देते। भाभी फिर से घर पर सिलाई का काम करने लगी थी और मैं अपनी नौकरी। हम दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। भैया के पैरों में अब हल्की सी हरकत होने लगी थी। एक शाम जब मैं और भाभी भैया को खाना खिला रहे थे, अचानक हमारे घर के बाहर भारी शोर सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया हो। लोग दरवाजा पीटने लगे, बाहर निकलो चोरों, हमें पता है माधव अंदर छिपा है। मैं डर गई, लेकिन भाभी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, मोहल्ले के लोग लाठियां लेकर खड़े थे। वे चिल्ला रहे थे, माधव को बाहर निकालो, उसने हमारे पैसे खाए हैं। तभी भीड़ को चीरती हुई पुलिस की एक जीप वहां रुकी। जीप से पुलिस अधिकारी उतरे और उनके पीछे हथकड़ियों में जकड़ा हुआ राघव था। राघव का सिर शर्म से झुका हुआ था। पुलिस अधिकारी ने चिल्लाकर भीड़ से कहा, शांत हो जाइए आप लोग। जिसे आप सब महीनों से चोर समझ रहे थे, वह माधव बेकसूर है। असली चोर ये राघव है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसने माधव को नशा देकर पैसे चुराए थे और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। कमेटी के सारे पैसे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जो आप सबको वापस मिल जाएंगे। ये सुनते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। जो लोग हमारे घर पर पत्थर मारने आए थे, उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। तभी घर के अंदर से एक चमत्कार हुआ। भैया, जो पिछले कई महीनों से बिस्तर पर थे, दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाते कदमों से खुद चलकर दरवाजे पर आ गए और खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से तना हुआ था। राघव भैया के पैरों में गिर पड़ा। माधव, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पुलिस राघव को ले गई। मोहल्ले के बुजुर्ग हमारे पास आए और उन्होंने भैया और भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। माधव, बहू, हमें माफ कर देना। हमने बिना सोचे समझे तुम पर इतना बड़ा कीचड़ उछाला। भैया ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। उस रात हमारे घर के आंगन में महीनों बाद चूल्हा जला और हंसी की आवाजें गूंजी। हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ को थामे रखा था। हमें अब किसी समाज के तानों का डर नहीं था, ना ही किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत थी। हमने ये सीख लिया था कि पैसा और शोहरत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो परिवार संकट के समय एक दूसरे की ढाल बनकर खड़ा रहता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी थी और हमारे जीवन में विश्वास का एक नया सवेरा हो चुका था। यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।